नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकर आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की सीरीज लाया हूं, जिसमें हम बात कर रहे थे चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 28 वात व्याधि अध्याय के बारे में। तो दोस्तों, अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ा है वो मैं एक बार बता दूं आपको। वायु के भेद, वायु के विभिन्न भेदों के स्थान व कर्म, वात व्याधि सामान्य निदान, पूर्व रूप, सामान्य लक्षण और सामान्य चिकित्सा, वात व्याधि का चिकित्सा सिद्धांत, संधिगतवात, ऑस्टियोआर्थराइटिस और अर्धित रोग, फेशियल पैरालिसिस के बारे में अपन ने डिटेल से बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे अंतरायाम यानी मन्या स्तंभ, धनु स्तंभ बहिरायाम, आक्षेपक दंडक रोग, पक्षाघात यानी हेमिप्लेजिया, गृद्धेसी रोग सियाटिका रोग, खल्ली और हनुस्तंभ, इनके बारे में जो है आज अपन डिटेल में बात करेंगे। तो फिर लास्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें आवरण प्रकरण को कवर करेंगे और अपना जो है 28वां चैप्टर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। 2 वीडियो हो रहे हैं आपके इसके लिए रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या था, अपन ने आगे चल रहे थे अपन संधिवात तो आपको समझ में आ ही गया था कि जो वात है वो निदान सेवन करते हो वात प्रकोपक, उससे वात प्रकोपित होती है। अब वो प्रकोपित वात क्या करती है कि पूरी बॉडी में जो है गमन करती है। फिर वहाँ पर क्या होता है कि संधियाँ ही होती है, एक टेढ़ा मेढ़ा भाग, तो संधियों में जाके वो रुक जाती है और संधि और जो है वहाँ पर अपना प्रकोप दिखाती है, तो इसे ही संधिगत वात बोला है, ठीक है। क्या प्रकोप दिखाती है? संधियों में जो है वेदना उत्पन्न करना, ठीक है, वहाँ पर शोथ उत्पन्न करना और धृतिपूर्ण स्पर्श, कि भाई वायु धृतिपूर्ण स्पर्श मतलब कि जल वायु से भरी मशक, हवा से भरी मशक के समान जो है वहाँ पर स्पर्श जो है फील होता है। इस तरह से जो है संधिगत वात के लक्षण। चिकित्सा अपन ने देख ली, स्नेहन वातनाशक चिकित्सा। फिर अर्धित चरक ने 2 तरह के बताए थे, एक में केवल फेस को प्रभावित कर रहा था तो उसको फेशियल पैरालिसिस से कोरिलेट कर सकते हैं, एक अर्धित हाफ बॉडी का था, ठीक है, तो वो अपन ने देख लिया था। अब बात करते हैं अपन मन्या स्तंभ की। ईजी है, छोटा सा है, 5-5 नंबर में पूछे जाने वाले रोग हैं। संधिगत वात कई बार 5 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। अर्धित रोग 5 नंबर में पूछा गया है, ठीक है, इस तरह से आ जाता है। या 10 नंबर में आता है तो 3-4 पॉइंट बन जाते हैं कि हाँ भाई मन्ना स्तंभ, फिर दंडक रोग, फिर संधिगत वात और एक और रोग कोई और दे देंगे कि हाँ इनके बारे में जो है शॉर्ट में 5-5 नंबर में बताओ, ठीक है। तो इस तरह से भी कई बार पूछ लिया जाता है। फिर इसमें आगे आते हैं अपन मन्या स्तंभ बात कर रहे थे अपन। तो जब प्रकुपित हुई वात दोनों मन्या नामक नाड़ियों में आश्रय कर भीतर की ओर नाड़ी में प्रविष्ट हो जाती है, तब अंतरायाम जिसका नाम मन्या स्तंभ है उसकी उत्पत्ति होती है, कि मन्या स्तंभ रोग इस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो इसमें लक्षण क्या है? मन्या स्तंभ नाम से ही पहला लक्षण है स्टिफनेस ऑफ नेक, कि ना जो नेक है, गर्दन है, उसमें स्टिफनेस होती है, जकड़ाहट होती है, ठीक है। फिर गर्दन भीतर की ओर खिंचना, फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ नेक होती है इसमें, ठीक है। मुख में जकड़ाहट, तो इसमें क्या होती है? मुख में जकड़ाहट से क्या होती है कि बोला नहीं जाता पेशेंट से, लॉस ऑफ स्पीच होती है। सिर में जकड़ाहट, जमाई, लाला स्राव, दांतों को काटना, ठीक है। फिर पीठ पीछे की ओर खींचना, फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ बैक, ये सारे लक्षण जो हैं इसमें दिखाई देते हैं अंतरायाम या मन्या स्तंभ में, ठीक है। इसमें चिकित्सा क्या है? नाड़ी स्वेदन और वातनाशक चिकित्सा, ठीक है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर चिकित्सा, सामान्य वातनाशक चिकित्सा आप सब में लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई लोड नहीं है। कुछ स्पेसिफिक चिकित्सा होगी वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ साथ के साथ। तो नाड़ी स्वेदन यहाँ पे स्पेसिफिक चिकित्सा है, स्वेदन में भी नाड़ी स्वेद टाइप जो है ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से मन्या स्तंभ कंप्लीट होते हैं। फिर आता है धनु स्तंभ या बहिरायाम। तो प्रकुपित वात पृष्ठ व मन्या में आश्रित हो बाह्य सिराओं का शोषण कर बहिरायाम नामक धनु स्तंभ को उत्पन्न करती है। इसमें अब मन्या स्तंभ में तो फॉरवर्ड बेंडिंग हुई थी, अब यहाँ पर क्या होंगी? बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ पेशेंट्स बॉडी लाइक ए बो, मतलब धनुष की तरह जो है उसका शरीर टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। फिर छाती का बाहर की ओर उभारना, मतलब जैसे ही मान लो ये पेशेंट है सीधा खड़ा है, ठीक है, ये है उसका चेस्ट रीजन और ये है उसका बैक रीजन, ठीक है। अब मन्या स्तंभ में तो क्या हुआ था? वो यूं हुआ था, ये कौन सा हो गया? मन्या स्तंभ, मन्या, ठीक है। और अपना जो अब ये धनु स्तंभ है इसमें जस्ट ऑपोजिट साइड, ये धनु स्तंभ वाला हो गया है पोजिशन,
धनु स्तंभ। ठीक है, समझ में आया आपको कि भाई सीधा खड़ा है पेशेंट, तो अगर वो इसकी बेंडिंग इस तरह से हो रही है तो वो कैसा होगा, धनु स्तंभ। यहाँ पे मतलब बैक रीजन ये है, ठीक है, बैक रीजन ये है, बैक रीजन अंदर की ओर पे, और जो उरु प्रदेश है वो बाहर की ओर निकल रहा है, तो वो क्या हो गया, धनु स्तंभ। और इसका जस्ट उल्टा यू बेंडिंग हो रही है तो वो किस तरह का हो गया, मन्या स्तंभ टाइप का। तो इस तरह से आपको याद रखना है। फिर छाती का बाहर की ओर उभर जाना, मन्या में जकड़ाहट, गर्दन का टेढ़ा होना, दांतों का काटना, जम्बाई, मुख में जकड़ाहट, ये सारे जो है मन्या स्तंभ वाले लक्षण यहाँ भी दिखाई देंगे। यह रोग या तो रोगी को मार देता है या विकलांग कर देता है, ये सारे जो हैं इसमें आ जाते हैं। फिर आता है इसकी चिकित्सा, वातनाशक सामान्य कर्म। जो सामान्य चिकित्सा अपन ने यूज की थी वातनाशक के लिए, वो सारी यहाँ पर अप्लाई होती है। तो इस तरह से क्या है, धनु स्तंभ रोग भी अपना कंप्लीट होता है। फिर आता है आगे आक्षेपक रोग, कि कुपित हुई वात जब हाथ, पैर, सिरा, स्नायु, कंडरा को सुखाकर शरीर में बार बार खिंचाव, कन्वल्जन्स उत्पन्न करती है, तो उसको आक्षेपक रोग कहते हैं। चिकित्सा, सामान्य वातनाशक चिकित्सा यहाँ पर की जाती है। ठीक है, फिर आता है दंडक रोग। दंडक, एक दंडालसक सुना है आपने, दंडालसक भी कैसा था, असाध्य रोग था। ठीक है, तो वैसे ये दंडक रोग भी है। तो कुपितवात जब हाथ, पैर, सिर, पृष्ठ, श्रोणी को जकड़ कर देती है, तब प्रदेशों में जकड़ाहट हो जाती है, और डंडे के समान जिन व्यक्तियों का शरीर जकड़ जाता है उसे दंडक रोग कहते हैं। चिकित्सा क्या है, दंडक है सो अनुपक्रम्य, कि भाई ये अनुपक्रम्य टाइप का चिकित्सा के अयोग्य रोग है। इस तरह से जो है आपको आक्षेपक और दंडक रोग भी हो गए। फिर यहाँ पे एक नोट है जो इम्पोर्टेंट है, कि अर्दित आदि रोग, अर्दित हो गया, मन्य स्तंभ, धनु स्तंभ, आक्षेपर, दंडक, ये सारे वेगवान होते हैं, मतलब इनके क्या आते हैं, वेग आते हैं। ठीक है, दौरे पड़ते हैं, दौरे वाले रोग हैं। जब कुपितवात का वेग होता है, चला जाता है, तो व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ समझने लगता है। पुनः वेग उन्नत होने पर भिन्न भिन्न लक्षणों से युक्त ये रोग शरीर को पीड़ा देने वाले होते हैं। समझ में आया है आपको ये चीज क्या बोला है, कि भाई अर्दित, मन्य स्तंभ, धनु स्तंभ, आक्षेपक और दंडक जो रोग है, इनके क्या पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं। दौरे कैसे पड़ते हैं, जब वात का प्रकोप चल रहा होगा तब तो आपको लक्षण दिखाई देंगे रोगों के, और जब प्रकोप नहीं रहेगा, वात नॉर्मल हो जाएगी, तो क्या होगा, व्यक्ति खुद को स्वस्थ महसूस करने लगेगा। ठीक है, मिर्गी वगैरह के पेशेंट देखे होंगे आपने, तो वहाँ भी तो यही होता है कि पेशेंट पहले कन्वल्जन्स होते हैं उसको, फिर जब वो बेहोश होकर फिर वापस उठता है तो एकदम खुद को नॉर्मल फील करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दौरे वाले जो हैं ये रोग हो गए। फिर आगे पक्षाघात या पक्षवध, हेमीप्लेजिया, इंपॉर्टेंट है, यूजी के हिसाब से 5 नंबर में पूछा जाता है। क्या है, हत्वैकम मारुतः पक्षम दक्षिणम वाममेव वा कुर्यात चेष्टा निवृत्ति ही रुजम वाक स्तंभमेव च, कि भाई यहाँ पे क्या होता है कि कुपित हुई वायु दक्षिण या वाम किसी एक पक्ष, हत्वेक मारुतम पक्षम, तो कोई भी एक पक्ष दायां या बायां का विनाश कर शारीरिक चेष्टाओं का नाश करती है, वेदना और वानियों में रुकावट पैदा करती है। इसी रोग को क्या बोलते हैं अपन, पक्षाघात या पक्षवध। ठीक है, चिकित्सा क्या है इसकी, स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, कि भाई इसमें स्वेदन कर्म कराना चाहिए और स्नेह युक्त विरेचन देना चाहिए। ये सारे इसके चिकित्साएं हो गए। बाकी सामान्य वातनाशक चिकित्सा भी यहाँ पे की जा सकती है। अगला रोग आता है गृध्रसी रोग, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 नंबर 10 नंबर में पूछा जाता है, और ये श्लोक तो याद करना ही है। ठीक है, गृध्रसी का, पक्षाघात का, और ऊपर जो गया था अर्दित रोग का। ठीक है, इनके जो, और संधिगत वात का, इनके श्लोक आपको याद होने चाहिए। क्यों, क्योंकि प्री पीजी में ये श्लोकों की लाइनें उठा उठा के दे दी जाती है। ठीक है, तो स्फिक पूर्वा कटि पृष्ठो उरु जानु जंगा पदम क्रमात् गृध्रसी स्तंभ रुक्तो दैर्गृहाति स्पंदते मुहु वाताद वात कफात तंद्रा गौरवा अरुचकान्विता। ये गृध्रसी का श्लोक है। तो यहाँ पे क्या है, पेन स्टार्ट कैसे हो रहा है, रेफरल पेन होता है इसमें, मतलब एक जगह पेन नहीं होता है स्पेसिफिक, रेफर होता है पेन। कैसे रेफर होता है, पहले स्फिक पूर्वा, स्फिक प्रदेश यानी बटैक, फिर कटी लोअर बैक,
फिर पृष्ठ, पृष्ठ मतलब बैक, फिर उसके बाद क्या है उरु, उरु मतलब थाई रीजन, फिर जानू, जानू मतलब नी रीजन, फिर जंगा, जंगा मतलब काफ रीजन, ठीक है। और फिर उसके बाद फुट यानी पैर में। इस तरह से क्रमशः जो है जकड़ाहट, वेदना और सुई चुभने समान पीड़ा होती है, ठीक है। यहाँ पे कैसे पेन रेफर हो रहा है, पहले बटैक से शुरू होगा, फिर पीछे से आगे की ओर जो है शिफ्ट होगा, जैसे कि अपनी कौन सी सियाटिक नर्व जो है मूवमेंट करती है पीछे से आगे की ओर, वैसे ही ये पेन भी होगा कि बटैक से स्टार्ट हो रहा है, फिर उरु थाई रीजन में, फिर नीज घुटनों में, फिर उसके बाद जंगा प्रदेश यानी जो अपने लेग पार्ट है उसमें, फिर उसके बाद फुट में, फुट में भी एडी वाले पार्ट तक, ठीक है। तो यहाँ जो है ये पेन फील होता है पेशेंट को। सियाटिका का यह लक्षण कुपितवात के कारण होता है। यदि इस रोग में वात तो के साथ साथ कफ का भी प्रकोप हो तो तंद्रा, शरीर में भारीपन, भोजन में अरुचि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इससे अपन की एक चीज मान सकते हैं कि इसके दो भेद होते हैं गृदृषि के, पहला वातज, दूसरा वात कफज। इस प्रकार से दो प्रकार के भेद होते हैं। चिकित्सा क्या है इसकी? अंतरा कंडरा गुल्फम सिरा बस्ती अग्निकर्म च, कि भाई जो कंडरा और गुल्फ प्रदेश है उसके मध्य सिरावेद कराने को यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। और बस्ती और अग्निकर्म भी बोला गया है, तो सिरावेद और अग्निकर्म दोनों यहाँ पे काम में लिए जा सकते हैं। और अनुवासन एवं निरोह बस्ती, ठीक है। वेनेसेक्शन इन बिटवीन द एसाइल एंड टेंडल ऑफ एंकल जॉइंट, ठीक है। और एनिमा यानी अनुवासन और निरोबस्ती, और कॉटराइजेशन, कॉटराइजेशन मतलब अग्निकर्म के लिए बोला है, ठीक है। इनको जो है किया जा सकता है। इस प्रकार से जो है चिकित्सा गृदृषि रोग की कंप्लीट होती है, ठीक है। फिर अगला आता है खल्ली। क्रैम्प्स आ जाते हैं ना, जैसे खिलाड़ियों को क्रैम्प्स आ जाते हैं कि दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते एकदम से जो है थाई रीजन में क्रैम्पिंग हो जाती है, तो वही बोल रखा है ट्विस्टिंग पेन इन अपर एंड लोअर लिम। खल्ली तो पाद जंगो उरु कर मूला व मोटिनी, खल्ली तो पाद जंगो उरु कर मूला व मोटिनी, यानी भाई कि पैर, जंगा, उरु, हाथों के मूल भाग में जब वात का प्रकोप होता है तो मर्दन के समान पीड़ा होती है, ठीक है। इसे ही खल्ली कहते हैं। खल्ली इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्विस्टिंग पेन ऑफ द फीट, काफ रीजन, थाई एंड रिस्ट। चिकित्सा क्या है इसकी? खल्याम तु उष्णोपनाहम पायसई कृशरई मासई शस्तम तैल घृतान्वितई, कि भाई तेल और घृत मिलाकर पायस, खीर, क्रशरा और मांस से गरम गरम उपनाह, पुलटिस बांधना जो है इसकी चिकित्सा है, उपनाह चिकित्सा, ठीक है। इस प्रकार से अपने खल्ली रोग भी कंप्लीट होता है। फिर अगला आता है हनु स्तंभ, ठीक है। और भी टॉपिक बचे अभी तो। हनु स्तंभ या हनुग्रह, लॉक्ड जो, ठीक है। तो मेनली टिटनेस रोग इसका कोरिलेशन करता है, टिटनेस में भी तो लॉक जो ही होता है, तो उससे इसको कोरिलेट किया जाता है। तो क्या है, हनु मूले स्थितो बंधनात् संश्रयस्ते अनिलो हनु विव्रतास्य तुम त्वम अथवा कुर्यात् स्तब्धम अवेदनम अनुग्रहम च संस्तंभ्य हनु संवृत वक्रताम वक्त्रताम, ठीक है। ये सारा इसका श्लोक है। मतलब हनु के मूल में रहने वाली कुपित वायु दोनों हनुबंधनों से हनु को ढिलाकर जकड़ाहट और वेदना शून्य विवृत अस्यत्व को उत्पन्न करती है, या फिर हनु को जकड़कर संवृत वक्रता उत्पन्न कर हनुग्रह रोग को उत्पन्न करती है। तो इसके दो टाइप हो गए, विवृत आस्यत्व और संवृत आस्यत्व। संवृत मतलब क्लोज्ड माउथ, तो विवृत मतलब खुला माउथ, खुला है तो खुला ही रह जाएगा मुंह, और बंद है तो बंद ही रह जाएगा। इस तरह से दो भेद बताए गए हैं। चिकित्सा भी फिर दो तरह की हो जाएगी कि अगर मुंह ओपन है तो स्वेदन करो, स्वेदन करने पर वहाँ के टेंडेंस वगैरह जो है मांसपेशियां वगैरह ढीली होंगी तो फिर वो मुंह आराम से मूवमेंट वापस नॉर्मलाइज होगी। मैनुअल क्लोजिंग ऑफ माउथ विथ थंब एंड इंडेक्स फिंगर, कि अंगुली और अंगूठे का प्रयोग, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे का प्रयोग करते हुए जो है मैनुअल क्लोजिंग करनी चाहिए, ठीक है, माउथ की। तो अंगूठे से हनु की संधियों को दबाकर फिर प्रदेशिनी अंगुली से मुख के भीतरी भाग में लगाकर उससे हनु प्रदेश की संधियों को ऊपर उठावें। इसके बाद चिबुक प्रदेश को ऊपर उठाकर हनु प्रदेश को अपने स्थान पर रखना हितकर होता है। इस तरह से यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कैसे आप थंब और इंडेक्स फिंगर का प्रयोग करके मुख को बंद कर सकते हो, ठीक है। फिर संवृत आस्यत्व, इसमें क्या है कि भाई
मुंह अगर बंद है तो उसको खोलने का प्रयास करना चाहिए मैनुअली। और स्वेदन, ये 2 प्रकार की चिकित्साएं बताई गई है। ठीक है। फिर कुछ और छोटी मोटी चीज़ें बचती है, जैसे कि गर्भाशयगत वात की चिकित्सा। के गर्भाशय में यदि वात प्रकोपित हो जाए तो ऐसी दशा में गर्भाशय का बालक शुष्क हो रहा है तो मिश्री हो गई, मुलेठी हो गई, काश्मरी, कल्क से विधिवत दुग्ध पाक करके सेवन कराना। शीर पाक कल्पना मतलब उसमें सेवन करानी चाहिए। अगर हृदयगत वात प्रकोपित हो तो शाल पर्णी से सिद्ध शीर का प्रयोग। ये 2 नंबर में पूछा गया है हृदयगत वात की चिकित्सा। तो अंशुमति से सिद्ध शीर का सेवन करना चाहिए। नाभिगत वात में शलाटू कच्चे बिल्व से सिद्ध मछलियों का सेवन करना चाहिए। सर्वांगत और एकांगत वात का जो है लक्षण, तो शरीर के किसी एक भाग में संपूर्ण भाग में ऐठन समान पीड़ा, इसमें क्या करना है चिकित्सा, पुलटिस या उपनाह का प्रयोग करना चाहिए। और मांस से और सेंधाव से सिद्ध तेल का अभ्यंग करना चाहिए। ठीक है। फिर लास्ट बचता है बाहु, शिर और नाभ्य अधस्थ वायु की चिकित्सा। कि बाहु में या शिर भाग में या फिर नाभि के अधः भाग में अगर वायु प्रकोपित हो गई है तो उसकी क्या चिकित्सा करनी है। तो बाहु और शिर भाग में प्रकोपित वात की चिकित्सा क्या है, वातनाशक तेलों का नस्य कराना। ठीक है। और भोजन के बाद जो है वातनाशक तेलों या घृत का पान कराना। तो नाभ्य अधस्य अगर वात हो तो बस्तीकर्म और अवपीड़न का घृत का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से जो है अपने बीमारियां सारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। अब एक आवरण प्रकरण बचा है जो अपन अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।